जूते साफ कर जल्दी। माधव धूप में बैठा था, पसीने से लथपथ। उसने कहा, साहब, बक्सा यहां ले आइए, मैं साफ कर देता हूं। विक्की को गुस्सा आ गया। वो गाड़ी से उतरा। तेरी इतनी औकात, तू मुझे ऑर्डर देगा? उसने आव ना देखा ना ताव माधव के पेट में एक लात मारी। माधव का कमजोर शरीर दूर जा गिरा। उसकी पॉलिश की डिब्बियां सड़क पर बिखर गईं। विक्की यहीं नहीं रुका। उसने माधव का कॉलर पकड़ा और गालियां देने लगा। 2 टके के आदमी, तुझे पता है मैं कौन हूं? भीड़ जमा हो गई। सिपाही तमाशबीन बने खड़े थे, क्योंकि मामला नेता के बेटे का था। माधव जमीन पर पड़ा था। उसके होंठ से खून बह रहा था, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। वो बस अपनी बिखरी हुई रोजी रोटी को बचाने की कोशिश कर रहा था। सुनीता अपने केबिन में बैठी फाइलों में उलझी थी कि तभी बाहर शोर सुनाई दिया। संतरी बाहर का सिविल लाइंस थाना अपनी रौबदार इमारत के लिए जाना जाता था। थाने के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी छांव में पिछले 6 महीनों से एक आदमी बैठता था। नाम था माधव। उम्र करीब 35 साल, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां ऐसी जैसे 50 पार कर चुका हो। उसके सामने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा, काली और भूरी क्रीम की डिब्बियां और 2 घिसे हुए ब्रश। माधव बहुत कम बोलता था। साहब, जूते चमका दूं? बस इतना ही उसकी जुबान से निकलता। उसका सिर हमेशा झुका रहता, जैसे वो दुनिया से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से नजरें चुरा रहा हो। थाने के सिपाही उसे कभी कभार डांट देते, कभी कभार मुफ्त में जूते चमका लेते, लेकिन माधव ने कभी शिकायत नहीं की। उसे पता था कि सड़क पर जीने वालों के पास शिकायत का अधिकार नहीं होता। एक दिन थाने में बड़ी हलचल थी। खबर थी कि नई एसएचओ मैडम चार्ज लेने आ रही हैं। सुना था बहुत सख्त है, ईमानदारी की मिसाल है। ठीक सुबह 10 बजे एक सरकारी बोलेरो सायरन बजाती हुई थाने के गेट पर रुकी। संतरी ने जोर से एड़ी पटकी और सल्यूट मारा। गाड़ी का दरवाजा खुला। बाहर निकली इंस्पेक्टर सुनीता वर्मा। खाकी वर्दी, कंधों पर 3 सितारे, आंखों में गजब का आत्मविश्वास और चाल में एक अफसर की अकड़। सुनीता ने थाने की बिल्डिंग को देखा और फिर अपनी नजरें घुमाई। अचानक उनकी नजर नीम के पेड़ के नीचे बैठे उस जूते पॉलिश वाले पर पड़ी। माधव अपने काम में मग्न था। उसने ऊपर नहीं देखा। सुनीता एक पल के लिए रुकी। उन्हें कुछ अजीब लगा। एक जानी पहचानी सी सहरन हुई, लेकिन उन्होंने इसे वहम मानकर झटक दिया और अंदर चली गई। 2 दिन बीत गए। सुनीता अपने काम में बहुत व्यस्त थी। तीसरे दिन सुबह जब वो थाने में दाखिल हो रही थी, तो उनकी नजर अपने जूतों पर पड़ी। जूतों पर धूल थी। एक सख्त अफसर के लिए ये शोभा नहीं देता। उन्होंने ड्राइवर से नहीं कहा, बल्कि खुद ही गेट के पास पेड़ की ओर बढ़ गई। ए भाई, जरा ये जूते अच्छे से चमका देना, सुनीता ने अपनी रौबदार आवाज में कहा और अपना बायां पैर लकड़ी के बक्से पर रख दिया। माधव ने सिर नहीं उठाया। उसने अपनी मैली कुचैली गमछी से पहले जूते की धूल झाड़ी, फिर ब्रश पर क्रीम लगाई। लेकिन जैसे ही उसने पॉलिश करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी नजर उस जूते से थोड़ा ऊपर उठी। खाकी पैंट की मोहरी और उस पर पड़ी एक छोटी सी जलने की पुरानी निशानी। माधव का हाथ हवा में ही जम गया। उसका दिल जोर से धड़का। ये निशान, ये तो तब का था जब प्रेस करते वक्त गलती से सुनीता की पैंट जल गई थी। उसने धीरे से डरते डरते अपना सिर ऊपर उठाया। धूप चश्मे के पीछे सुनीता की आंखें भी उसे ही देख रही थीं। जैसे ही नजरें मिली, वक्त थम गया। सुनीता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो चेहरा, धूल और दाढ़ी से भरा हुआ, धसी हुई आंखें, लेकिन वो पहचान गई। ये माधव था। उसका माधव नहीं, उसका पूर्व पति माधव। वो माधव जिसने अपनी कॉलेज की फीस छोड़कर सुनीता की कोचिंग की फीस भरी थी। माधव? सुनीता के मुंह से बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज निकली। माधव ने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस और तेजी से ब्रश चलाने लगा, जैसे वो जूते नहीं बल्कि अपने अतीत को रगड़कर मिटा देना चाहता हो। सुनीता ने अपना पैर पीछे नहीं खींचा, लेकिन उनकी आत्मा कांप गई। वो आदमी जो कभी कविताएं लिखता था, जो उसे कलेक्टर साहिबा बनने के सपने दिखाता था, आज उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके जूते साफ कर रहा था। पॉलिश पूरी हुई। माधव ने बक्से पर 2 बार ब्रश मारा, काम हो गया। सुनीता ने पर्स से 100 का नोट निकाला। हाथ कांप रहा था। माधव ने नोट देखा, फिर सुनीता को। उसने हाथ जोड़ लिए। मैडम जी, पहली बोहनी है, माफ करना, अपनों से पैसे नहीं लिए जाते। माधव की आवाज में वो पुराना स्वाभिमान था जिसने सुनीता को अंदर तक चीर दिया। वो बिना कुछ बोले, बिना पैसे दिए मुड़ी और लगभग भागते हुए अपने केबिन में चली गई। एसी केबिन में बैठकर भी सुनीता को पसीने आ रहे थे। वो कुर्सी पर ढह गई। यादें किसी फिल्म की तरह दिमाग में चलने लगीं। 5 साल पहले माधव और सुनीता की शादी एक लव मैरिज थी। माधव एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क था और सुनीता बेरोजगार। माधव का सपना था कि सुनीता पुलिस अफसर बने। घर का खर्च, सुनीता की किताबों का खर्च, कोचिंग की फीस, सब माधव ने अपने कंधों पर ले लिया था। उसने ओवरटाइम किया,
अपनी दवाइयां तक नहीं ली ताकि सुनीता पढ़ सके। सुनीता का चयन हो गया, सब इंस्पेक्टर बन गई। खुशियां आई, लेकिन साथ में अहंकार भी ले आई। सुनीता की दुनिया बदल गई, नए दोस्त, बड़े अफसर, पार्टी और स्टेटस। माधव का सीधा साधापन उसे अब खटकने लगा था। सुनीता के मायके वालों ने भी आग में घी डाला। तेरी हैसियत अब एक अफसर की है और ये क्लर्क तेरे लायक नहीं। रोज झगड़े होने लगे। माधव की बेरोजगारी, क्योंकि स्कूल बंद हो गया था, को उसका निकम्मापन कहा गया। और एक दिन एक बड़ी बहस के बाद सुनीता ने कह दिया, तुम मेरी तरक्की से जलते हो, मुझे तुमसे आज़ादी चाहिए। तलाक हो गया। माधव ने कोई गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी नहीं मांगा, बस एक बैग उठाया और शहर छोड़ दिया। सुनीता ने सोचा था कि वो आज़ाद हो गई है, लेकिन आज उसे समझ आया कि माधव ने शहर नहीं, शायद अपनी जिंदगी ही छोड़ दी थी। अगले कुछ दिनों तक सुनीता ने उस पेड़ की तरफ देखना बंद कर दिया। वो एक अजीब से अपराध बोध में जी रही थी। वो चाहती थी कि माधव वहां से चला जाए ताकि उसे अपना अतीत रोज ना देखना पड़े। एक दिन सुनीता ने एक हवलदार को बुलाया। पांडे जी, ये बाहर जो मोची बैठता है, इसे हटा दीजिए, थाने की शोभा खराब होती है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई कीजिए। आदेश सख्त था। हवलदार बाहर गया। ए माधव, चल उठा अपना सामान, मैडम का ऑर्डर है, यहां कोई दुकान नहीं लगेगी। माधव ने सुना। एक पल के लिए उसने थाने की उस खिड़की की तरफ देखा जहां से सुनीता शायद उसे देख रही होंगी। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना बक्सा उठाया और गेट से 100 मीटर दूर कड़ी धूप में सड़क के किनारे जाकर बैठ गया, जहां कोई पेड़ नहीं था, कोई छांव नहीं थी। सुनीता ने खिड़की से ये देखा। उसे लगा था उसे सुकून मिलेगा, लेकिन धूप में तपते माधव को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक स्थानीय नेता का बिगड़ैल बेटा विक्की अपनी लग्जरी कार से थाने के बाहर रुका। उसके जूते पर कीचड़ लगा था। उसने माधव के पास गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया। ओए, जूते साफ कर, जल्दी। माधव धूप में बैठा था, पसीने से लथपथ। उसने कहा, साहब, बक्सा यहां ले आइए, मैं साफ कर देता हूं। विक्की को गुस्सा आ गया। वो गाड़ी से उतरा। तेरी इतनी औकात, तू मुझे ऑर्डर देगा? उसने आव ना देखा ना ताव माधव के पेट में एक लात मारी। माधव का कमजोर शरीर दूर जा गिरा। उसकी पॉलिश की डिब्बियां सड़क पर बिखर गईं। विक्की यहीं नहीं रुका। उसने माधव का कॉलर पकड़ा और गालियां देने लगा। 2 टके के आदमी, तुझे पता है मैं कौन हूं? भीड़ जमा हो गई। सिपाही तमाशबीन बने खड़े थे, क्योंकि मामला नेता के बेटे का था। माधव जमीन पर पड़ा था। उसके होंठ से खून बह रहा था, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। वो बस अपनी बिखरी हुई रोजी रोटी को बचाने की कोशिश कर रहा था। सुनीता अपने केबिन में बैठी फाइलों में उलझी थी कि तभी बाहर शोर सुनाई दिया। संतरी भागा हुआ आया। मैडम, बाहर विक्की भैया ने उस मोची को बहुत मारा है, हंगामा हो रहा है। सुनीता का नाम सुनते ही कलम हाथ से छूट गई। वो अपनी कुर्सी से उठी, टोपी पहनी और तेजी से बाहर भागी। जब वो बाहर पहुंची तो देखा विक्की माधव की छाती पर पैर रखकर खड़ा था और हंस रहा था। माधव की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक शून्य था, एक ऐसी लाचारी जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। ये वही माधव था जिसने एक बार सुनीता के पैर में कांटा चुभने पर पूरी रात उसे दबाया था। ये वही माधव था जिसने अपनी मां के कंगन बेचकर सुनीता की वर्दी सिलवाई थी। सुनीता के भीतर का अफसर और औरत दोनों एक साथ जाग उठे। रुको! सुनीता की दहाड़ ने भीड़ को शांत कर दिया। वो भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। विक्की ने इंस्पेक्टर को देखा तो मुस्कुराया। अरे मैडम, देखिए ना, ये सड़क छाप लोग। चटाक! बात पूरी होने से पहले सुनीता का भारी हाथ विक्की के गाल पर पड़ा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि विक्की लड़खड़ा गया। पूरा थाना सन्न रह गया। किसी ने आज तक मैडम को इतना गुस्सा होते नहीं देखा था। सड़क छाप कौन है, ये तुम्हारी हरकत बता रही है। सुनीता ने विक्की का गिरेबान पकड़ा। वर्दी बाद में पहनती हूं, पहले एक इंसान हूं, और मेरे थाने के सामने किसी गरीब पर हाथ उठाने की इजाजत किसी के बाप को नहीं है। विक्की चिल्लाया, मैं विधायक जी को फोन करूंगा, तुम जानती नहीं। मिला फोन। सुनीता ने अपनी पिस्तौल की होल्स्टर पर हाथ रखते हुए कहा, और उन्हें यह भी बताना कि इंस्पेक्टर सुनीता वर्मा ने तुम्हें धारा 323 और 504 के तहत गिरफ्तार किया है, और अगर सरकारी काम में बाधा डाली तो धारा 353 भी लगाऊंगी। सुनीता ने सिपाहियों को इशारा किया, डालो इसे लॉकअप में। सिपाही जो अब तक डरे हुए थे, मैडम का हौसला देखकर शेर हो गए। उन्होंने विक्की को घसीटते हुए जीप में डाला। भीड़ तालियां बजाने लगी, लेकिन सुनीता का ध्यान तालियों पर नहीं था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठी, कीचड़ और धूल की परवाह किए बिना और माधव का बिखरा हुआ सामान समेटने लगी। माधव ने उनका हाथ पकड़ लिया।
मैडम, आप क्या कर रही हैं? वर्दी गंदी हो जाएगी। सुनीता ने नम आंखों से माधव को देखा। वर्दी तो तब गंदी होती माधव, जब मैं अन्याय देखकर चुप रह जाती। ये दाग तो साबुन से धुल जाएगा, लेकिन उस दाग का क्या जो मैंने तुम्हारी जिंदगी पर लगाया है। वहां मौजूद हर शख्स हैरान था। एक इंस्पेक्टर एक मोची के सामने बैठी है। सुनीता माधव को सहारा देकर थाने के अंदर ले गई। अपने केबिन में अपनी कुर्सी पर नहीं, बल्कि सामने वाली कुर्सी पर उसे बैठाया। खुद फर्स्ट एड बॉक्स मंगाया और उसके जख्म साफ करने लगी। क्यों माधव, क्यों नहीं बताया कि तुम इस हाल में हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है, तुम खुश हो? सुनीता ने रूंधे गले से पूछा। माधव मुस्कुराया, एक फीकी मुस्कान। सुनीता, जब पेड़ से पत्ता टूटता है तो वो पेड़ को दोष नहीं देता, वो बस हवा के रुख के साथ उड़ जाता है। तुम खुश थीं, तुम आगे बढ़ रही थीं। मैं तुम्हारी कामयाबी का बोझ नहीं बनना चाहता था। एक जूते पॉलिश करने वाले पति के साथ एक इंस्पेक्टर पत्नी, दुनिया तुम पर हंसती सुनीता। सुनीता रो पड़ी। आज उन्हें अपनी वर्दी, अपने स्टार, अपनी गाड़ी सब बहुत छोटे लग रहे थे उस आदमी के त्याग के सामने, जिसे उसने अनपढ़ और गंवार समझा था। वो असल में जीवन के विश्वविद्यालय का टॉपर निकला। मुझे माफ कर दो माधव, मैं सफलता की चकाचौंध में अंधी हो गई थी। मैंने इंसान की कीमत उसके ओहदे से लगा ली, सुनीता ने कहा। माधव ने सुनीता के सिर पर हाथ रखा। माफी मत मांगो साहब, तुम आज भी मेरी गर्व हो। बस एक विनती है, उस लड़के को छोड़ देना। दुश्मनी अमीरों से नहीं, अपनी गरीबी से है मेरी। मुझे मेरा काम करने दो। सुनीता ने आंसू पोंछे और सर उठाया। नहीं माधव, अब और नहीं। तुम्हें काम चाहिए ना? पुलिस कैंटीन का मैनेजर रिटायर हो गया है, ये जगह खाली है। ये कोई भीख नहीं है, तुम्हारी ईमानदारी का हक है। क्या तुम मेरी मदद करोगे, एक दोस्त की तरह? माधव ने कुछ पल सोचा, फिर उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। उस दिन माधव ने पॉलिश का बक्सा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन उस दिन थाने के बाहर सिर्फ एक जगह नहीं बदली थी, बल्कि वहां मौजूद हर इंसान की सोच बदल गई थी। दोस्तों, सुनीता ने उस दिन विक्की को थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि उस सोच को तमाचा मारा था जो समझती है कि इंसान की इज्जत उसकी जेब और उसके कपड़ों से होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते कागजों पर तलाक से खत्म हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत का रिश्ता कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जिंदगी में आप कितने भी ऊंचे उड़ जाएं, लेकिन जमीन पर उन लोगों को कभी मत भूलिए जिन्होंने आपको उड़ने के लिए अपने पंख काट दिए। अक्सर हम कामयाबी की दौड़ में अपनों को पीछे छोड़ देते हैं, उन्हें छोटा समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वक्त का जूता जब काटता है तो उसका दर्द कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ अपनी ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा है जिसने आपके लिए त्याग किया है, तो आज ही उसे फोन कीजिए, उससे मिलिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया हो तो इसे शेयर जरूर करें। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। जय हिंद।